बनना चाहते थे एक पेंटर, कभी रंगों से अपनी दुनिया सजाने का सपना देखते थे और कभी क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के की गूंज में अपना भविष्य तलाशते थे। लेकिन किस्मत उनके लिए एक अलग ही कैनवास तैयार कर रही थी, एक ऐसा कैनवास जिस पर रंग नहीं, कर्म, कर्तव्य और साहस की कहानी लिखी जानी थी। मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर जन्मे किसान परिवार की सरल जीवन शैली में पले बढ़े 2000 बैच के राज्य पुलिस सेवा के इस अधिकारी ने वो रास्ता चुना जहां चुनौतियां थी, खतरे थे और जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा बोझ था। आज वो है भोपाल के एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र चौहान। एक ऐसा नाम जो अपराधियों में खौफ पैदा करता है, लेकिन आम नागरिकों के लिए भरोसे का पर्याय बन चुका है। खेतों की मिट्टी से बड़े सपने देखने वाले शैलेंद्र चौहान की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो पुलिस की वर्दी में देश और समाज की सेवा का जज्बा रखते हैं। किसी को क्या पता था कि एक किसान का बेटा जो कभी ब्रश से स्केच बनाता था, आज अपराध की काली तस्वीरों को साफ करने में सबसे आगे होगा। नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट टी टाइम में हमारे संपादक जुबेर कुरैशी ने उनसे लंबी बातचीत की, जहां सामने आई उनके संघर्षों की कहानियां, उनके बचपन के सपने, उनकी चुनौतियां और वो अनकहे राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक छोटे से गांव का युवा अपनी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से राज्य पुलिस सेवा की ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा स्रोत है। उनके शब्द, उनकी सादगी और उनका जज्बा आज के युवाओं के लिए दिशा भी है और प्रेरणा भी। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ नारद मुनि लाइव पर, जहां हम खोलेंगे शैलेंद्र चौहान की जिंदगी के वो पन्ने जो आज तक अनकहे थे। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट टी टाइम में। टी टाइम में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जिसने अपने दम पर 2 बार राष्ट्रपति पदक यानी कि नेशनल लेवल के जो है उसमें से एक राष्ट्रपति पदक हासिल किया और एक केंद्रीय गृह मंत्री का पदक हासिल किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का जो रुस्तम जी अवार्ड होता है उसमें जिसमें रिवॉल्वर दी जाती है वो भी हासिल किया है। ऐसे डैशिंग और दबंग और मिलनसार अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के जो राज्य पुलिस सेवा के 2000 बैच के अधिकारी है। लोकायुक्त एसपी उज्जैन रहे हैं, ईओडब्ल्यू रहे हैं और कई मतलब इंदौर और भोपाल में खासतौर से क्राइम ब्रांच उनके हाथ में रही है, ज्यादातर क्राइम ब्रांच की कमान संभालू। चलिए मुलाकात कीजिए मध्य प्रदेश के दबंग और डैशिंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, किस तरह से शुरू हुआ पुलिस का सफर? देखिए, मैं इसमें मेरा एक आंसर इसमें थोड़ा सा दार्शनिक आंसर रहेगा, जवाब रहेगा। एक्चुअली हमारे ख्वाब कुछ और होते हैं, आपकी काबिलियत कुछ और होती है और बनते कुछ और, ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि इन सब में आपको खुशी कहाँ महसूस करते हैं। कोई काम करके खुशी महसूस करते हैं, वो आपका सबसे अच्छा जॉब होता है, इसमें आपको काम करने में खुशी मिलती है। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे पुलिसिंग का काम करने में, उसमें डूब के काम करने में, लग के काम करने में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी यही थी, तो मैंने डेस्टिनी के रूप में उसको स्वीकार करके काम किया है। मुझे याद है आपकी पहली पोस्टिंग एसडीओपी बोरिया के रूप में हुई थी, भोपाल से शुरुआत हुई आपकी और आज इतने लंबे समय बाद आज एडिशनल डीसीपी क्राइम भोपाल के रूप में है। इस बीच का जो सफर रहा, कहाँ रहा, कैसा कैसा रहा? देखिए, मैं चूँकि पहली पोस्टिंग भोपाल में रही और बेरसिया के एसडीओपी रहने के बाद मुझे तत्काल भोपाल में कोतवाली का सीएसपी का चार्ज मिला। उस टाइम काफ़ी कहना चाहिए कि चेंज था रिजीम में और काफ़ी जो कानून व्यवस्था उस टाइम में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी, चुनाव के पहले था। तो लगे काम किया, अधिकारियों के साथ काम किया, काफ़ी मेरे काम को सराहा और ये कहना चाहिए उनका विश्वास था कि मुझे कोतवाली जैसा कि एकमात्र थाना एक बार संभाग होगा तो उसमें 4 थाने हुआ करते थे भोपाल में, तो उस जगह कमान दी और मैं उसमें अपने दायित्व में सफल रहा। तो फिर मुझे इसके बाद चुनाव के पहले इंदौर भेजा गया, इंदौर में चुनाव के पहले भोपाल में फिर मुझे पोस्टिंग हुई सर और फिर मैं एसपी लोकायुक्त, एसपी ईओडब्ल्यू में रहा। इसके अलावा एसपी स्टेट साइबर रहा हूँ। मेरी एसटीएफ में भी पोस्टिंग रही, लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर पाया क्योंकि दूसरी जगह मेरा डिमांड आ गई थी। तो फिर मैं अब यहाँ पुनः जब कमिश्नरेट बना और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कमिश्नरेट में मुझे क्राइम ब्रांच में काम करने का मौका, जिसमें साइबर आज बड़ा चैलेंज है
उसमें साथ करके हम साइबर चैलेंज को कर रहे। तो ये मेरा सफ़र है और इस सफ़र में मैंने काफ़ी काम के साथ आनंद महसूस किया है। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जी। दूसरे औद्योगिक क्षेत्र की राजधानी इंदौर, दोनों जगह क्राइम ब्रांच, दोनों जगह आपने अपने बेहतरीन भूमिका निभाई और दोनों जगह अगर हम पीछे देखें तो दोनों जगह पर आपके नाम पे काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हैं, चाहे इंदौर क्राइम ब्रांच के नाम हो या भोपाल क्राइम ब्रांच। आप एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच भी रहे और नाउ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच, तो क्या फ़र्क महसूस किया इंदौर और भोपाल में? देखिए, मेरी जब नौकरी की शुरुआत हुई तो मैं खरगोन में प्रोफेशनल था, उसके बाद मैं रीवा भी असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ। और रीवा में काम करने का चैलेंज और आनंद अलग तरह का है, वो व्यक्ति एक बार रहे तो भूल नहीं सकता। और उसके बाद मेरी भोपाल पोस्टिंग हुई और इंदौर भोपाल में भी मुझे अच्छे दायित्व मिले। इस बीच में उज्जैन में मैं यूडब्ल्यू का एसपी भी रहा। पर जहाँ पर बात है, पहले पोस्टिंग थी, पहले क्राइम ब्रांच में डीसीपी हुआ करती थी, इसमें डीएसपी की पोस्टिंग हुआ करती थी और ये ट्रैफिक की के एक एडिशनल चार्ज हुआ कर रहा था। मेरे आने के बाद पहली बार एडिशनल एसपी का चार्ज यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो काफ़ी चैलेंज थे शुरुआत में, लोगों को क्राइम ब्रांच के तौर तरीके में काम कराना था। क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया है तो मुझे इस बात का काफ़ी एक्सपीरियंस था। फिर प्लानिंग बनाई गई, प्लानिंग के तहत क्राइम ब्रांच में थाना का गठन हुआ। उस थाने के बेसिस पे करीब 4 बड़े शहरों में मध्य प्रदेश के थानों क्राइम ब्रांच के थाने बनाए गए। बड़ी दिक्कत होती थी कई बार, जो मल्टी पुलिस स्टेशन के डिस्प्यूट्स होते थे या केसेज होते थे वो कहाँ डील किया जाए। तो वह एफआईआर की गई, उसका एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, स्टाफ उसके लिए सेंक्शन हुआ। और वो दौर था जब हमने क्राइम ब्रांच को एस्टेब्लिशमेंट का, स्थापना का दौर, इनिशियल दौर में शुरू किया। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों की जो हम लोगों ने मेहनत किया, उसमें जो हमें प्रतिफल मिला, उसका बहुत आनंद आया। तो अब चूँकि वेल एस्टेब्लिश क्राइम ब्रांच और लगभग 4 जोन से कॉम्पीट करती, कई बार उनसे क्राइम ब्रांच 4 जोनों में आगे रहती है। कभी ऐसा हमें सौभाग्य मिलता है, जब भी कोई अभियान चलता है तो हमने तुलना बाकी जिले, बाकी महानगरों की क्राइम ब्रांच से करते हैं, तो वो प्रतिफल मिलता है, प्रतिसाद लोगों की मेहनत का मिला है, से भी अभियान चलाए। तो तब हमें लगता है कि हाँ, हम सही दिशा में, सही जगह में, हमारा मेहनत का है जो उसका प्रतिसाद सही मिला है। वो एक हर सबका एक बचपन, जब हम जीते छोटे रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो बचपन का एक ड्रीम होता है कि लोग वो देखते हैं कि कोई चाहता है बचपन में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। आप सिंगर तो हालांकि है ही बहुत अच्छे, वो उस पर बाद में बात करेंगे। आपका ऐसा क्या ड्रीम था कि बड़े होकर आप मतलब किस फील्ड में जाना चाहते थे, किस तरह का करियर बनाना चाहते थे? देखिए, हाँ, ये बात सही है। मैंने शुरुआत में जो मेरा उत्तर था वो यही था कि कई बार आपकी काबिलियत कुछ होती है, आप में प्रतिभा कुछ और होती है। कई बार आपको ईश्वर को कुछ मंजूर होता है और कुछ बार मिलता कुछ और है। पर जो मेरी रुचियाँ थी वो मेरी पहली क्रिकेट में रुचि थी। मैं क्रिकेट में रहा हूँ और क्रिकेट खेला है मैंने। फिर उसके बाद मेरी साथ साथ रुचि मेरी पेंटिंग्स में थी। तो मैं ये बात सही, मैं अपने पेंटिंग में करियर बनाना चाहता था, पर संभवतः मैं उस जगह नहीं पहुंच पाया जहां से कि वो सीढ़ियां होती ऊपर चढ़ पाए। तो मैं पेंटिंग मैंने बहुत अच्छी की है। मैं कैरिकेचर वगैरह पूरी क्लास में, मेरे लगभग आधे पेज जो कैरिकेचर से, यानी टीचर्स के चित्र बनाना, अपने सहपाठियों के चित्र बनाना, उसमें भरे। उसके कारण मुझे कई बार डांट भी सुनने को मिलती थी, क्योंकि जब मैं कहीं क्लास से थोड़ी देर बाहर जाता था तो बाकी जो स्टूडेंट थे वो मेरे जो कॉपी किताब में जो चित्र बने हुए थे वो टीचर के बने हुए थे, उनको दिखा देते, तो वो मेरे को इसलिए डांट पड़ती थी। पर उसके बाद ही मेरा एक पैशन बना रहा। सिंगिंग तो बहुत बाद में चूँकि मैंने शुरू किया, तो मेरा ये था कि मैं एक अच्छा नेशनल लेवल का या अच्छा चित्रकार बनूं, जो कि अपने ऐतिहासिक पुराने चित्रों को, पुरानी कहानियों को, जो कि वो उसमें नहीं हो पाई है, उसका पिक्चराइजेशन नहीं हो पाई है, वो करूँ। तो बट मैं चूँकि मेरा सिलेक्शन ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही चूँकि हो गया था, फिर जब एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग चले गए। देखिए, उस दौर आज दौर की बात नहीं कर सकता। आज के दौर में ना सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि प्राइवेट में बहुत जॉब अवेलेबल है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर इतने आ रहे हैं, अपने खुद के स्टार्टअप्स इतने हैं, यूट्यूब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने हैं। तो एक ही मात्र नौकरी के लिए एकमात्र विकल्प हुआ था शासकीय नौकरी। तो शासकीय नौकरी में आपको एक राजपत्रित अधिकारी का पद मिल जाए आपको, तो आपको लगता है कि इसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद ऐसा कुछ मौका नहीं मिला, तो बस नौकरी में ही रम गए।
चित्रकारी जो आपका शौक था और जिस फील्ड में जाना चाहते थे, पेंटिंग की फील्ड में, चित्रकारी की फील्ड में, और पुलिस की जो नौकरी, दोनों एक अलग अलग धारा है। पुलिस एक सख्त मिजाज होती है, कड़क लोग माना जाता है, लेकिन चित्रकारी एक नर्म दिल, मतलब नर्म दिल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड माना जाता है। जब आपने पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी तो कैसा फील किया? देखिए, दो चीजें हमेशा बोलते हैं, आप विनम्रता की बात करें या कठोरता की बात करें, ये दोनों अलग पहलू हैं। देखिए, कठोरता किन के लिए? कठोरता अपराधियों के लिए, कठोरता उन लोगों के लिए जो कानून तोड़ते हैं, कठोरता असामाजिक तत्वों के लिए। लेकिन विनम्रता मुझसे जो अधिकांश मिलने वाले आते हैं वो मेरे अपने होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, व्यवसायी होते हैं, जो या नौकरी पेशा होते हैं। तो मेरा रौब या मेरी कठोरता इन पे नहीं होगी। मेरी कठोरता अपराधियों पर होनी चाहिए। अपराधियों में आपका मन का भय होना चाहिए। तो ये बात जरूर है, जब भी लोग मिलते हैं कि साहब आप तो लगता ही नहीं है पुलिस जैसे, मिलकर आपका बेहतर जवाब है, आपको पुलिस जैसा नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए। पुलिस का डर होना चाहिए अपराधियों में या कि असामाजिक तत्वों में। तो मैंने अपना ये पूरे समय मेरी बातचीत में, मेरे बोलचाल के लहजे में, मेरे व्यवहार में, मेरे मिलने में, ये लोगों को ये कमेंट, मुझे ये शुभकामना के लिए चाहिए या इसको आलोचना के लिए चाहिए, पर मुझे सुनने को मिला है कि सर आप बिल्कुल पुलिस जैसे नहीं लगते। तो मुझे इसके साथ ही मैं नौकरी की है और मैं अपने काम से, दायित्व से और उनके परिणामों से संतुष्ट हूँ। जब पहली बार आपने पुलिस की वर्दी पहनी तो कैसा लगा? लेकिन एक सवाल इसके साथ ऐड और करना चाह रहा था कि जब आप पुलिस विभाग, अब तो पुलिस परिवार का हिस्सा है, लेकिन जब आप पुलिस परिवार का हिस्सा नहीं था तो एक पुलिस को लेकर सबकी एक अलग अलग मानसिकता रहती है कि पुलिस ऐसी होती है, पुलिस ऐसी होती है। क्योंकि आप स्कूल से काफ़ी शरारती रहे, जैसे आपने बताया कि टीचर्स के पेंटिंग करते थे, कॉलेज पास आउट के, तो उस समय जब आपकी क्या मानसिकता थी पुलिस की, और जब फर्स्ट टाइम आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी तो उस समय आपका क्या फीलिंग्स रही? बिल्कुल सही कहा। मेरी क्या, पूरे जनमानस की या आम भारतीय नागरिक की, जो पुलिस की छवि उसके मन में है या पुलिस के बारे में जो जानता है, वो सिर्फ उसका जो पिक्चर देखता है उससे है, या सुनी सुनाई बातों से, या नोवेल से है, या दोपहर के सीरियल्स आते हैं उनसे छवि बनती है। क्योंकि भारतीय जो फिल्म जगत है उसमें 3-4 तरह की आमतौर पर स्टोरियाँ होती हैं। एक वो रोमांटिक स्टोरी होती है, दूसरा क्राइम होती है, फिर बाकी बहुत सारे मिथोलॉजिकल, ऐतिहासिक, जो भी, पर मेनली 2 ही स्टोरी होती है उसमें। अभी तो कहना चाहिए क्राइम पे ही बहुत बेस्ड है। तो अगर लव स्टोरी होगी तो भी उसमें क्राइम का, पुलिस का रोल होता है। तो पुलिस का रोल एंटरटेनमेंट की दृष्टि से, लोगों को क्यूरियोसिटी की दृष्टि से भेजा जाता, ना कि वो असली पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें 2 तरह के पुलिस वाले होते हैं। एक तो सिंघम होता है, बिल्कुल, जो ऑन दी स्पॉट न्याय करता नहीं, वो ऑन दी स्पॉट, मतलब लोगों को ताली बजाने को। आपकी जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया इतनी ऐसी नहीं है कि आप ऑन दी स्पॉट न्याय कर दो, तो वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लोग चाहते हैं, लोग मन में ऐसा होता है, आप उसको फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशन पालते वो तुरंत फटाफट न्याय कर दे। एक दूसरा होता है कि वो एक होता है जिसको पुलिस की कॉमेडियन टाइप का रोल होता है, कि जिसमें हप्पू लाल जी आप देखते हैं, उसमें वो कौन सा है, भाभी जी घर पे हैं, कभी दोपहर में देखा हुआ, तो एक उसका कॉमेडियन मजाकी रोल होता है। तो लोगों के मन में वैसी छवि बन गई कि जो उन्होंने टीवी भी देखा, पर शायद ही कम लोग हैं जो पुलिस से वास्ता पड़ता है, जिनका पुलिस से वास्ता पड़ता है, पुलिस से दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस के हमेशा के उनके रिश्ते बन जाते हैं। मेरी धारणा भी ऐसी थी, तो मैं वही धारणा को बोलता हूँ कि मुझे भी लगता था यार कि पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। तो इस नौकरी से पहले मैं थोड़े दिन के लिए एक और विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे रहा था। तो मेरी मोटर चोरी चली गई कुएं से, मेरा मोटर से कुएं से पानी आता था, तो छोटी मोटर थी जिससे कि अपना घर में सप्लाई होता था। तो मोटर चली गई, तो मुझे एक वहाँ पे हेड साहब मिले, मान सिंह। तो मान सिंह हेड साहब बोलते, सर आपकी, थोड़ी देर बैठ कर, सर वो ऐसा हो सकता है, वो फला 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 उसके पास होगी। फिर दूसरे दिन फराते हैं तो फला 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 उसके पास होगी, और वो 5-6 दिन बाद वो मोटर लाके मेरे पास रख देते हैं। लेकिन उसमें भी उनकी ये शर्त थी कि सर आप FIR कराएंगे तो कोर्ट से लेनी पड़ेगी, आप कैसे कराएं? तो मैंने वही जो रास्ता आम आदमी अपनाता है कि भाई मैं तो आवेदन दूंगा और मुझे तो मोटर ही मिलना चाहिए। तो वो दूसरा, मैं जब ज्वाइनिंग किया तो मैं वो हमेशा वो 3rd डिग्री वाला रूम ढूंढा, जो पिक्चर में बदमाशों के लिए, पूछताछ के लिए, इंटरोगेशन के लिए, या उनसे कुछ कबूल करवाने के लिए, या उनसे मर्डर किया है, या उन्होंने कुछ किया है, लूट की है, तो
तो वो मेरे मन में था कि हाँ ऐसा कोई रूम होता होगा जहाँ पे टेबल रखी है, लाइट ऊपर से जलती है, पानी फेंकते हैं, फिल्मी फिल्मी थे। तो वो तब मेरी धारणाएं दूर हुई और मुझे लगता है कि जब मेरे मन में होगी तो लगभग अधिकांश थे, जब मैं तो आम वो रूम मिला नहीं मिला आपको? नहीं मिला, वो कहीं थाने। और मैं सबसे पहले जो पहला थाना मैंने जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ मतलब खरगोन में, तो वहां मैं जरूर पूछता था कि जिले में कोई ऐसा थाना है जहाँ पे ऐसा टॉर्चर रूम बनाया गया 3rd डिग्री। अरे बोले सर ये तो पिक्चर से हमने सुना, हमें क्या मालूम है। हाँ, तो ये सब बात है। तो बाकी जो छवि है वो आम आदमी की पुलिस के माध्यम से बनी है। अच्छी छवि भी है, नकारात्मक छवि भी है, लेकिन जिसने पुलिस के रिश्ते हैं, आप ही कितने पुलिस वालों को जानते हैं जिनसे रिश्ते हैं, रिश्ते हमेशा बनते हैं। पुलिस एक तो पुलिस की बहुत अच्छी बातें रहती है, पुलिस वाला 24 घंटे आपको फोन पे उपलब्ध रहता है। और वो उसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो कहीं से कुछ भी उसके संबंध ऐसे हैं कि आपकी मदद कर देगा। आप अन्य देश में हैं, आप किसी अदर स्टेट में हैं, आप रेलवे के स्टेशन प्लेटफॉर्म, आप एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, आप रात में ऑटो नहीं मिल रहा है आपको, या आपकी घर चोरी हो गई है, आपको एम्बुलेंस चाहिए, कुछ भी बाढ़ आ जाए तूफान, तो आपको उस टेलीफोन पे मदद मिलती है। लोग इसलिए संपर्क में मेरा नंबर रखते हैं। और मुझे दूसरी नौकरी में जब वो हेड साहब ने मुझे मोटर चोरी के ला के दी, तो मुझे लगा यार बड़ा चार्मिंग जॉब है। एक दिन बोला कि और 30 दिन ला के दे दी। तो वहीं पे जो एसडीपी थे वो आजकल आईजी बन गए हैं, भोपाल में पोस्ट मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और उन्होंने ट्रेन में बैठते समय मेरे बोला था कि अरे भाई तुम लगता है फिर से मेहनत कर रहे हो, हमारे डिपार्टमेंट में आने वाले हो। तो उनकी बात जवान सफल हुई और मैं यहाँ कभी कभी करते हैं ना कि जबान पे सरस्वती जी। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछ रहा था, हर पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। आजकल वैसे भी देख रहे हैं कि पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है। आप तो देखते हैं बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में कितना सुसाइड करते हैं, ये करते हैं। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का किसी तरह का कोई प्रेशर रहा कि इस जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, या कि आप चूंकि किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किसान पूरा आपका फैमिली बैकग्राउंड किसान परिवार से, तो या किसान ही करना है या खेती बाड़ी करना है, कुछ ऐसा प्रेशर? एक्चुअली मेरा जो उस समय जो उम्र में मेरा जिस तरह की प्रतिभा थी वो मल्टी डायमेंशनल थी। मतलब मैं भी कई बार ऐसा था, मैं क्या क्या बन सकता हूँ। मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, मैं पेंटर बन जाऊँ, या मैं मतलब कोई और काम शुरू कर दूँ अपने आप। तो मतलब मैं बहुत सारे काम करता था। तो उसके कारण मैं पढ़ाई पे मेरा उतना फोकस नहीं था कि मैं पढ़ाई बहुत समय नहीं करता था, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छा था। इस बात को लेके परिवार, सहपाठी, टीचर्स, मोहल्ले वाले सब लोग को बड़ी शंका रहती थी आखिरी तक, रिजल्ट तक, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए कम लोग देख पाते थे। और चूंकि मैं पढ़ता भी लेट नाइट था, जब सब लोग सोते थे तब लोग, उसका रीजन भी ये था कि मैं चुपचाप रह के पढ़ता था। तो बाकी लोग मेरे जो मैं कजिन्स के बीच में 8-9 कजिन्स के बीच में रहा हूँ, तो वो सब बिल्कुल जैसे कि आपका रामायण पाठ हो रहा हो या घर में पाठ हो रहा हो तो बिल्कुल तेज तेज बोल के पढ़ते थे। तो मुझे फिर वो क्या बड़ा कॉन्फ्यूजन होता था। मैं मैक्सिमम जब लोग सो जाते थे तब रात में पढ़ता था, दिन में सोता था, इसलिए कई लोगों को नहीं मालूम पड़ता था। तो इसलिए कई लोग शंका भी रही कि मैं कैसे और मेरे कैसे अंक आए। तो माँ बाप को कभी मैं हमेशा अपने बीच में टॉपर रहा हूँ। मतलब माँ बाप ने प्राउड किया, जिस भी क्लास में मैं गया प्राउड किया, मतलब उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो वो कई बार उनकी शंका तो की, पर शंका कभी उनकी मतलब मैंने निर्मूल साबित की और हमेशा मेरा रिजल्ट अच्छा। उन्होंने ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि इस फील्ड में जाइए, ऐसा कोई प्रेशर? क्योंकि मालूम था कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अच्छा चलिए, तो आपने बता ही दिया कि आप क्रिकेटर का, क्रिकेट का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, सिंगर आप बहुत अच्छे ही हैं। अब थोड़े सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। हर इंसान का होता है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज। आपकी किस तरह की मैरिज रही? लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही? देखिए एक्चुअली मतलब मैं कहूँ कि जीवन में मुझे चीज़ों का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो मुझे अपने आप आके और बहुत जल्दी मिली। मतलब मैं सोचना शुरू किया और सब मिल गई। मैं पढ़ाई की बात करूँ, जस्ट ग्रेजुएशन, नौकरी की बात करूँ तो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरा मैंने फॉर्म भरा और पहला पीएससी का ही था। तो मुझे करीब 1 साल के मैंने 7 एग्ज़ाम दिए मैंने, डिफरेंट 7 एग्ज़ाम में मुझे लगातार सफलता मिली कि पहली पीएससी ज्वाइन की, दूसरी पीएससी ज्वाइन की, मैंने 1.5 साल में ये किया। ट्रेनिंग के दौरान ही रिश्ते आने लगे थे। बीएसपी ट्रेनिंग। हाँ बस। और ये बहुत आजकल जरिया बन गया है कि आप लिस्ट पकड़िए और अपना योग वर चुनिए। तो वो मेरे साथ भी वही हुआ। और थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ, पर वो हुआ और फिर हमारी शादी हुई। पर शादी के बाद मतलब लोग कह सकते हैं, कहते हैं
नहीं नहीं, हमें देख के बोलते हैं कि आप जो कहते हैं कि हमारा लव मैरिज है, और बिल्कुल मतलब आप अगर आप शादीशुदा हैं, शादी करते हैं, तो आपको बीच में प्रेम उतना बिल्कुल होना चाहिए कि लोगों को लगे, कि आपको तो लगे ही लगे, लोगों को भी लगे, महसूस हो कि नहीं, अरे नहीं, लव मैरिज लोगों के लिए उदाहरण बना जी। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आपने एक कदम बढ़ाया, वो चीज आपके लिए पहले से इंतजार करती हुई नजर आई। ईश्वर की मैं कृपा कहूंगा कि हाँ, मुझे इस मामले में मैं लकी रहा। अच्छा, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अगर हम आप बात करें तो आप राउंड द क्लॉक आपकी जॉब रहती है, रात के 2 बजे भी आपके पास फोन आ जाता है, सुबह के 5 बजे भी आपके पास फोन आ सकता है, मतलब पुलिस की जो जॉब होती है और जिस फील्ड में आप कर रहे हैं, खासतौर से स्पेशली क्राइम ब्रांच में, और आप हमेशा आप फील्ड में ज्यादा रहे हैं, तो परिवार को और भाभी को किस तरह से टाइम दे पाते होंगे, किस तरह से उनके साथ टाइम? ये बात बिल्कुल सही है, और मैं कहूँ कि मैं मैनेज नहीं करता हूँ, मेरी धर्मपत्नी ही मैनेज करती हैं। पूरा समय मेरे हिसाब से उनका मैनेज होता है, मैं कब निकलूँगा उस हिसाब से वो अपना तय करती है, क्योंकि वो भी बड़े अपना जिम्मेदार पद पे हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा में, तो वो भी अपना टाइम मैनेज कर, परिवार वो मैनेज करती है, और बच्चों का हेल्थ और सामाजिक मुद्दे मैं देखता हूँ कि क्या मिलना है, किसकी शादी जाना है, किसकी तेरहवीं या किसके यहाँ बैठने जाना है, किसको क्या मदद करनी है, वो मैं देखता हूँ। और एजुकेशन का मुद्दा मैं एजुकेशन में एडमिशन फीस का मुद्दा मैं देखता हूँ। एजुकेशन पूरी पढ़ाई वो देखते हैं, हमने बांट रखा है, और मेडिकल और फिटनेस इश्यू वो पूरे मैं डील करता हूँ, मतलब खान पान ये मैं पूरे तय करता हूँ। तो हम लोग बीच बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने फैसले लेती हैं, मैं अपने फैसले लेता हूँ। तो हमें इस मामले में, दूसरा जहाँ तक मेरी बात है, मैं कभी जिम्मेदारी से या कभी भी निश्चित तौर पे नहीं कह सकता कि मैं समय दूंगा, मैं आऊँगा। वो हमेशा मैंने देखा है कि वो एडजस्ट करती हैं, इसलिए मेरी आज अपना पारिवारिक जीवन सफल है, और मैं संतुष्ट या सुखी हूँ इसी कारण से कि वो मैनेज करती है। मैं नहीं मैनेज कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमने कह दिया कि अपने को 8 बजे शादी चलना, आप तैयार हैं, 9 बजे फोन आया, हम तैयार हैं, 10 बजे फोन आया, हम तैयार हैं, 11 बजे फोन आया, तैयार नहीं, बोला हम तो हुआ है। ओके, क्योंकि हमारे सीनियर अफसर ने कहा चलो भाई गाड़ी में बैठ के 2 मिनट काट देके आते हैं। आप आजू से निकल रहे हो, आप यहाँ बैठे हो कमिश्नर ऑफिस में, और PHQ में शादी, आप कहाँ घर पत्नी को लेने जाओगे? वो आपने, तो उस कारण हमको कई बार, बल्कि हमारे मिस मैनेजर की मैंने करना, हमको कई बार डांट या सुनना पड़ता है घर में। कभी उस स्थिति बनती है कि मतलब घर में डर के घुसना पड़ता है, तो वो ऐसा हमारे कारण होता है, ना कि परिवार का। बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैरिज जो कपल होता है, मैरिज की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी होती है, एक रेल पटरी के 2 किनारों की तरह होती है। बिल्कुल चलते तो साथ साथ है, लेकिन अलग अलग, लेकिन जाते आखिरी में एक मंजिल की तरफ ही, मंजिल पे पहुंचते। मेरा सवाल ये था कि जब, जैसे आपने भी बताया कि कई बार बेचारी तैयार रहती हैं, आप शादी में छोड़ बिना चले जाते, तो जब नाराजगी हो जाती है तो किस तरह से उनको मनाते हैं आप? नहीं, वो तो देखिए 2 चीजें हैं। घर के बॉस को, अपने बॉस को, मतलब आपको हमेशा रिगार्ड करना है, आप उनके टास्क को पूरा करना है, आप उनके मूड को समझना है, और आप ये समझते हैं तो आपका जीवन सुखी है। मैंने भी घर के मामलों में, अगर कई बार मैं, जब मुझे मालूम है मेरी गलती है, और मेरी गलती है, तो उस गलती की तरह ही आपको उसी तरह से फिर आप पकड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल आप आर्गू नहीं कर सकते, तो फिर मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ, गाने सुना के नहीं। हाँ, मतलब गाना तो सुना के ही, या कोई अपन उसको कंपनसेट करते हैं, मतलब उसको कहना चाहिए कहीं नहीं, शॉपिंग का शौक है उनको शॉपिंग है, उनको है बहुत ज्यादा बागबानी का, पेड़ पौधों का शौक है। आप कोई उनकी बनाई हुई चीज की तारीफ कर दो, आप उनके जो काम किया है, हैंड वर्क है या मड वर्क है, या जो मैंने उनको बहुत ही अच्छा हार्टिकल्चर या बागवानी का बहुत शौक है, तो आप एकदम देख के बोल दो कि यार ये फूल बहुत सुंदर आए हैं, ये तो बहुत लोग बता रहे थे यार कि ये, या उनको ये बोल दो कि वो फला आदमी आपके खाने की तारीफ कर गया, वो अगर दिमाग में रह गया। अच्छा, कई बार क्या हम लोग भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो फिर विवाद बनता नहीं। तो अदरवाइज वी आर सो हैप्पी, मतलब इतना लंबा पीरियड है, हम लोग खुश है, लेकिन उसमें आप आर्गू नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करें, आप वो चीज में मुद्दा लाएं जिसमें वो आप कम्युनिकेशन हो, उनकी तारीफ करें या उनको ध्यान भटकाएं। और इतना ध्यान भटकाना, आप भी शादीशुदा आदमी हैं, बहुत आसान नहीं है। तो पर हमारे में ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी झगड़ा हुआ हो तो हार्डली 6 घंटे
मतलब बातचीत नहीं हुआ। हाँ वो तो मतलब बातचीत वो किसी किसी किस्म की, लेकिन बातचीत हो गया, हम लोग बातचीत बंद नहीं हुई कभी, होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। अच्छा सर, वैसे तो खैर आपको मिलता नहीं है टाइम, फुर्सत के टाइम मिलते नहीं, लेकिन कभी जब थोड़ा बहुत फुर्सत के समय मिलता है, फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, तो किस तरह से फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह फैमिली को हाँ ये बहुत पुलिस वाले के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप जब काम का तनाव होता है ऑफिस में, तो आपकी इच्छा घर जाने की होना चाहिए, और अगर घर जाने की तनाव में घर जाने की इच्छा है तो आप मतलब सही हैं, आप पूरे व्यवस्थित हैं, आप सही जगह जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद हम लोग दोनों ही बैठते हैं, एकांत पसंद करते हैं। बच्चे पढ़ने हैं तो बच्चे पढ़ते हैं साथ में, अदरवाइज में हैं तो हम लोग कुछ गाना बजाना साथ करते हैं। चूँकि अब क्या हुआ कि हमें गाने का शौक आया तो मैं गाना गाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये थी कि वो उनका ये कहना था कि भाई अब आप नौकरी भी करो, सोशल भी रहो, लोगों के ये शादियाँ ब्याह भी में जाओ, और उसके बाद अब यहाँ पे गाना गाना शुरू कर दे। तो मैंने गाना गाने की पहले लत लगवाई, ठीक है ना, सिखाया गाना। आप सीधी बात है ना, आदत डालनी पड़ेगी आपको, तो गाना सिखाया, और वो मतलब बहुत अच्छा गाना गाती है, तो हम लोग डुएट गाना गाते हैं। और मेरे दोस्त जितने भी कभी सुनते हैं वो हमने भी सुनते देखा हैं, सर, हाँ, आपकी तो वो मैडम की तारीफ करते हैं। तारीफ किसको पसंद नहीं, तो फिर वो क्या होता है कि हमारा पटरी पर ट्रैक बैठ जाता है। म्यूजिक एक जो आपको हर तरह से रिलैक्स करता है, म्यूजिक एक साधना है, म्यूजिक एक तरह योग है। मंचों पर देखा, कई जगह पर देखा, सोशल मीडिया पर के जब आप गाते हैं तो बिल्कुल खो के गाते हैं। हाँ वो तो ये मेडिटेशन है, संगीत एक मेडिटेशन है। देखिए क्योंकि संगीत सुनने का शौक तो मुझे रहा, आर्टिस्टिक माइंड में रहा हूँ, आर्ट मेरे मन में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाले के मन में कोई आर्ट नहीं पल सकता, या किसी भी व्यक्ति के मन में। सबके कोने में वो जगह होती है, आप उसको कितना नर्चर करते हो, उसकी कितनी परवरिश करते हो, उसको कितना मांझते हो, उसके ऊपर कितना समय देते हो। क्योंकि बाकी मुझे पार्टीज का बहुत शौक नहीं, लेट नाइट पार्टीज का। मैं 8:30-9 तक पार्टी में ही रुकता हूँ, इससे मेरे मित्रों को शिकायत भी रहती है, मेरे बैचमेट्स को शिकायत रहती है। मैं बहुत अर्ली मतलब 8-9 बजे पार्टी छोड़ देता हूँ, तो इसलिए तो हाँ, लेकिन एक प्रयास हम जरूर करते हैं कि सुबह के नाश्ते पे मिलें। तो हम लोग सुबह नाश्ता चाय बिल्कुल मतलब कुछ भी हो जाए, बहुत प्रयास करके कितनी जल्दी करना पड़े, और वो हम नाश्ता साथ करते हैं, क्योंकि लंच तो साथ कर ही नहीं पाते, रात का भी भरोसा रहता है। तो वो नाश्ता जो है हमारी बॉन्डिंग की, हमारे कम्युनिकेशन की, हमारे संवाद, हमारे प्रेम का बंधन है, जो हम बहुत फॉलो करते हैं इसको। अच्छा सर, आपके बैच के बहुत सारे लोगों को भी देखा और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी देखा कि जो अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, एक एज के बाद, एक सर्विस के बाद उनकी फिटनेस को खो देते। लेकिन मैंने आपको देखा हमेशा आपने फिटनेस पे कर रहे हैं, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान है, तो आज भी आपकी फिटनेस देख के कह सकते हैं कि अभी कोई नया डीएसपी आए हैं। देखिए थैंक यू, बट मेरा ये मानना है कि कोई आदमी अपने से फिटनेस खराब नहीं करना चाहता। कई बार जॉब की प्रोफाइल ऐसी होती है, कई बार फैमिली का स्ट्रक्चर या फैमिली में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, वो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा अपने आप उसमें ढल जाता है। फिर बॉडी का आपका बॉडी क्या ग्रास्प करती है। देख कई बार लोग कम खाते फिर भी वजन आता है, और कई बार बहुत खाते हैं तो भी वजन नहीं बढ़ता है, मतलब टेंडेंसी होती है, हेरिडिटी भी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, पर मेरा ये कहना है कि पुलिस वाला अपने नौकरी शरीर से करता है। अगर वो फिजिकली ज़्यादा मेहनती फिट नहीं है तो फील्ड के लिए फिट नहीं है। तो पुलिस की डिमांड है, पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो शरीर को फिट रखें, दूसरों के लिए उदाहरण बने। देखो फिट रहो तो आपके कपड़े पहनने, वर्दी पहनने में अच्छा लगता है, आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है, फिर आपका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, आपका खान पान अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें साइकिल बन जाता है। और आप एक तरह से, और फिटनेस में देखिए, फिटनेस में अगर आप जिमिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिमिंग एक लेवल के बाद फायदेमंद है। जिमिंग उन लोगों के लिए जो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स अपनाते हैं, स्पोर्ट्स में पसीना बहाने में आपको एंजॉयमेंट मिलता है, खुशी मिलती है। मैं चूंकि बैडमिंटन खेलता हूँ, अगर आप टारगेट सेट कर लें कि मुझे ट्रेडमिल पे 10 किलोमीटर वॉकिंग रनिंग करनी है, तो आप पहले माइंड सेट से आपका तनाव शुरू हो जाता है 10 किलोमीटर, शरीर भी उसी स्थिति में हो जाता है। लेकिन खेलने में आपको कितने थक गए हों, यानी गिर पड़ते हैं, पसीना आता है, टी शर्ट चेंज करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, लेकिन वो कभी खेल से मन नहीं भरता, मतलब आपको ऊर्जा रहती है, और दिमाग जो है डाइवर्ट होता है, दिमाग आनंद के, हैप्पीनेस की ओर डाइवर्ट होता है। इसलिए खेल से जो आपका वजन घटता है, या जो आपका पसीना रहता है, जो आपकी
कैलोरीज बर्न होती हैं, उसका मुकाबला कतई कहीं नहीं है। इसलिए आप जब भी निकाल पाएँ, आप जल्दी खेल के लिए या व्यायाम के लिए समय बिल्कुल निकालें। और यही राज है कि आप खान पान ठीक रहता है। आप जल्दी अगर खेलेंगे, वर्जिश करेंगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, जल्दी नाश्ता करेंगे, जल्दी लंच करेंगे, जल्दी डिनर करें, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग, मतलब मैं मानता हूँ कि डाइटिंग उपाय नहीं है, टाइमिंग उपाय है। सर मैंने एक चीज और देखी कि हर पुलिस अधिकारी का मतलब ड्रीम्स बोल लिए या ख्वाहिश बोल लीजिए कि वो एक चाहता कि राष्ट्रपति पदक मिले, केंद्रीय मंत्री के अवार्ड्स मिले, रुस्तम जी अवार्ड मिले। लेकिन इस मामले में आप बहुत ज्यादा लकी रहे कि आपको अभी राष्ट्रपति पदक भी से सम्मानित हो चुके हैं, आपको केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से भी सम्मानित हो चुके हैं, आप रुस्तम जी अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये इतने सारे अवार्ड लेने के बाद आपको कैसा फील होता है और इसके बाद आपको क्या और मोटिवेशन मिलता है? देखिए, एक्चुअली आपका मोटिवेशन तो आपका रोजमर्रा का काम है। अगर रोजमर्रा में आपको अप्रिसिएशन है, काम में खुशी है, तो बहुत अच्छा लगता है। पुलिस वाले का सबसे अच्छा अप्रिसिएशन इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि उसका दिन अच्छे से निकल गया, उसकी नौकरी अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके और व्यवस्थित तरीके से चल रही, मतलब कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है। कई बार लोग बड़ी अपेक्षा करते हैं और आपको कहते हैं कोई धमाका करो। मैं कहता हूँ भाई, धमाके होते करते नहीं, और धमाके कब आपको नुकसान पहुंचा दे भी ठीक, तो धमाके के चक्कर में कई बार लोग पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ना, आप रूटीन में व्यवस्थित तरीके से समय देके काम करोगे तो बिल्कुल मिलेगा, और इसका अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो मुझे लगभग मतलब बहुत खुशी तब होती है जब हमारे किसी सीनियर का डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एससीपी सर का या डीजीपी सर का अपने आप लिफाफा, आज ही मैंने खोला तो एक प्रशंसा पत्र आ गया। मैं अभी देख रहा था कि वो आपके पास इतने सारे नहीं, आज ही मैंने लिफाफा खोला, आज ही प्रशंसा पत्र मैंने खोला है। तो ये सबसे बड़ा, आपको कोई चीज अगर समय पे तुरंत मिल जाए ना, आपको नींबू पानी की चाहत तो आज मिल गया, यानी प्यास लगी पानी, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी टीम ने अच्छा काम किया, इससे मुझे सम्मान मिला। मैं देखता हूँ क्राइम ब्रांच को लगभग हर जो अवार्ड मिलता है, आपके कई मैगजीन्स अवार्ड देती है, न्यूज़पेपर अवार्ड देते, टीवी वाले अवार्ड देते, कई बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। तो मैं भी जब उनका नॉमिनेशन भेजता हूँ तो वो लोग खुशी जाहिर करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति का नॉमिनेशन अवार्ड मेरा अवार्ड है, क्राइम ब्रांच नाम लिखा तो मेरा अवार्ड है। और जब मुझे इंडिविजुअली मिला, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, एक साल में, बल्कि एक साल नहीं, 2-3 महीने के अंतर मुझे 2 अवार्ड मिले नेशनल लेवल के, तो ये खुशी और बढ़ जाती है। एक तरह से आपके काम का रिकॉग्निशन है, आपका अप्रिसिएशन है, और आपको काम करने की ऊर्जा है। फिर क्या होता है कि ये वो आपकी स्मृतियाँ हैं जिनके कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मैं बहुत सब लोगों का जो मुझे इस काबिल समझा। सर आखिरी सवाल, अब तक का आपका सफर कैसा रहा और अब तक का अनुभव कैसा रहा? कुछ कड़वे अनुभव भी रहा होंगे, कुछ अच्छे अनुभव भी रहेंगे, कुछ एक आध कड़वा अनुभव का और एक अच्छा अनुभव थोड़ा सा शेयर करिए हमारे ऑडियंस के साथ। देखिए, हमेशा जब आप काम करते हैं तो काम में जरूरी नहीं है कि वो काम जो आप अपने तरीके से कर रहे हैं वो काम हर तरीके से पसंद आए, या सही आप जो नियम से काम कर रहे हैं वो अच्छा भी हो। कई बार जो कड़वी दवाई ज़्यादा असरकारी होती, मीठी दवाई नहीं होती। तो ऐसा पूरे जीवन में चलता रहता है कि कई बार आप अच्छी बॉल पे भी छक्का पड़ सकता है आपको, और खराब बॉल पे विकेट मिल सकता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, पर कम हुआ है। मुझे कई बार ऐसा मौके आए, मैं चूँकि इन सब चीज़ों को जाहिर करना ठीक नहीं है, पर ऐसे मौके आए जब मतलब विषय आए मेरे, तो मुझे खराब लगा, पर डिपार्टमेंट ने लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, पर मैं उससे उबर गया। और खुशी का मौका लगभग पुलिस में रोज़ खुश होने का मौका मिलता है। आपका मानसिकता, आपका माइंड सेट है कि आप उसे कैसा महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कई बार छोटे कर्मचारी को कई बार सही होने पर डांट सकता हूँ कि तुमको अभी वहाँ जाने की ज़रूरत थी, बल्कि भेजा ही मैंने हो, तुमको टाइम नहीं देखा कि वहाँ पे अभी त्यौहार चल रहे हैं, कौन चले गए भीड़ में। तो ऐसा होता, मुझे भी ऐसा हुआ। पर ओवरऑल मैं अपने इन चीज़ों से संतुष्ट हूँ, जीवन में खुश हूँ, चूँकि मेरे ना सिर्फ ईश्वरीय कृपा है कि नौकरी अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छी जगह चल रही है, नौकरी में मुझे सम्मान मिल रहा है, लोगों का विश्वास मिल रहा है, परिवार भी मेरा अच्छा चल रहा है। हम लोग, सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ है, तनाव रहित हैं। और आज जिस नौकरी में जिस ऊर्जा से और जिस सोच के साथ है, आज वो सोच बनी हुई लोगों को सेवा कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं सबका इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा
जो पुलिस की नौकरी में या सिविल एग्जाम यूपीएससी या एमपीपीएससी क्रैक करने में लगे हुए और उस पर एग्जाम देने की तरह, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जो मेरा सबसे पढ़ाई के बारे में मेरा ये कहना है कि जो पढ़ाई सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई अपने आप में एक स्टार्टअप है। पढ़ाई अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप है। पढ़ाई में जो टाइम आप अभी खर्च करोगे, यानी 25 साल तक अगर आपने अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है तो बाकी की पूरी लाइफ आपको आराम है, पूरी लाइफ सम्मान है, पूरी लाइफ अच्छा काम मिलेगा, पूरी लाइफ रिकग्निशन मिलेगा। अगर 25 साल तक आपने पढ़ाई में कमजोरी की तो आपको पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो वो सम्मान मिलेगा, ना वो उसका रिटर्न मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी आपको, ना उसका प्रतिफल मिलेगा, बल्कि उसके लिए आपको हर जगह भटकना पड़ेगा। तो मेरा कहना है जो पढ़ाई कर रहा है वो सारे काम छोड़ के पढ़ाई करे, पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट माने, पढ़ाई को कोई खर्चा ना माने। तो जो कर रहा है वो पढ़ाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंस की कर रहा हो, फिजिक्स की कर रहा हो, मैथ की कर रहा हो, बायोलॉजी की कर रहा हो, आप क्या कर रहा हो, CA1, आपको पढ़ाई में उसमें एक्सेलेंस है। अब चक्कर क्या होगा कि आजकल 95% तो हर कोई ले आता है, अब आप उसमें एक्सेलेंस ही लाना है, वही बस रह गया तो आप सक्सेस। और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पढ़ाई सरकार करा रही है, फ्री देती है, उसके अलावा प्रोत्साहित भी करती है, लैपटॉप दे रही है, स्कूटी दे रही है। हमारे ज़माने तो ऐसा भी नहीं था। हमारे ज़माने तो बस्ता लटका के वही जो बोरी आती थी ना DAP और इसकी खाद की, उस बोरी का ही बैग बनता था, उसी बोरी को बिछाते थे और उसी बोरी की टोपी बना के बरसात में पहन के जाते थे। तो ये हमारा काम होता था। जब नदी पार करनी तो कपड़े उतार के पार करते थे। आपने भी पढ़ाई की होगी कि छाता किसी के पास होता था, तो ये सब चीज़, 2 ड्रेसें शायद ही किसी के पास होती हो, और नाश्ते का कॉन्सेप्ट शायद ही हो, 12 बजे खाना खाते थे घर आके। तो इसी तो वर्तमान में तो माँ बाप बहुत चिंता करते हैं टिफिन में क्या लगेगा। कभी हमारे टाइम में ओरिएंटेशन था ही नहीं, खान पान का ओरिएंटेशन, क्या पढ़ाई करना है, कैरियर के बारे में, जो बन गया सो बन गया। आप जो बनना था अपने आप बन गया, मैं जो बनना था अपने आप बन गया, कभी किसी ने कैरियर गाइड नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरा इतना कहना है, जो करे मन से करे, वो वहाँ जो भी करो, जो भी पढ़ो, मन से पढ़ो। और 25 साल तक ही आप अपने आप का अपना करियर बना लेते हो। 25 के बाद तो फिर आपको कोई मिल जाए तो चॉइस, अदरवाइज तो अब भटकनी है। 25 साल में आपका तय हो जाता है कि आपको क्या बनना है, किधर जाना है काम। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें। तो बिल्कुल दोस्तों, कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो करें मन से करें और पढ़ाई करें, चाहे जो भी काम करें वो मन से करें। तो आज हमने आपकी मुलाकात करा रहे थे एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच भोपाल शैलेंद्र चौहान साहब से। आज जिनसे हमने बात की और जाने उनके अनकहे राज जो किसी को नहीं पता थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। वो साहब हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।